नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के दूसरे पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में बीए 6 सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहले पेपर का नाम आपका था इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, जिसमें आपको पढ़ना होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसी का एक दूसरा भाग होता है एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स करके, तो वो मैंने नहीं पढ़ाया है और उसकी उम्मीद भी मत करिएगा कि मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो एक प्रकार से समय मेरे पास उतना रहा नहीं कि मैं उसकी वीडियो बना पाऊं। अधिकतर यूनिवर्सिटी या अधिकतर कॉलेजेस में अगर देखे जाए तो यही सिलेबस फॉलो होता है, यानी कि देखिए 2-2 पेपर। कभी कभी क्या होता है, जैसे ए बी करके है, तो जो आपका ए वाला पोर्शन है अधिकतर बच्चे वही लेते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो इसीलिए इसी को पढ़ाया जाता है अधिकतर विश्वविद्यालयों में। तो इसी को मैंने भी एक प्रकार सोचा कि आपको बता दिया जाए, तो परेशान आपको नहीं होना है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी, पहला प्रश्न है कृषि विकास के सुल्ज मॉडल की विवेचना कीजिए। सुल्ज नाम के एक विद्वान है, तो उनका क्या मॉडल रहा है कृषि को लेकर के, कृषि डेवलपमेंट को लेकर के, एग्रीकल्चर के विकास को लेकर। इसी का आलोचना तो मूल्यांकन हम करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा सुल्ज के मॉडल की जो आलोचनाएं की गई हैं वो इस प्रकार है। पहली आलोचना, अति सामान्य अवधारणा है ये। सुल्ज का सिद्धांत अत्यधिक सामान्य है जो कुछ विशिष्ट स्थितियों में लागू होता है। सुल्ज ने परंपरावादी कृषि की आर्थिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी विशेषताएं हैं, उनको ज्यादा ही महत्व दिया है, जबकि सांस्कृतिक महत्व की जो है कमोबेश उपेक्षा की है, यानी कि जितना जरूरत रही है या फिर जरूरत से भी कम चीजें प्रयोग की है। वास्तव में कृषि के रूपांतरण के संबंध में अध्ययन एवं विश्लेषण से पहले इन विशिष्टताओं को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इसके साथ ही इन देशों में उत्पादन की प्रक्रिया में कृषकों की को जिन जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, उनका अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसको जानने में। कभी खेतों का बिखरा होना भी कृषि उत्पादन का प्रभावित करता है, कृषि उत्पादन को। साथ ही साथ में इससे किसान कृषि के रूपांतरण हेतु प्रोत्साहित नहीं होते। पुनः प्रचंड बेरोजगारी की दशा भी कृषि क्षेत्र में विद्यमान रहती है, जिसका समष्टि आधार पर विश्लेषण आवश्यक होता है। एक बड़े पैमाने पर, समष्टि माने एक बड़े पैमाने पर उसका विश्लेषण जरूरी होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आखिरकार ये प्रचंड बेरोजगारी एक शब्द आया यहाँ पर। प्रचंड बेरोजगारी क्या है? प्रचंड बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जैसे खेती में प्रचंड बेरोजगारी प्रायः विद्यमान रहती है। काहे दुबदुबा रहा है भाई ये? चलिए, तो खेती में प्रायः कौन सी एक प्रकार चीजें विद्यमान रहती है भैया? प्रचंड बेरोजगारी खेती में विद्यमान रहती है। ठीक है, खेती में कौन सी जो है तो प्रचंड बेरोजगारी जो होती है वो खेती में विद्यमान रहती है। अब इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मान लेते हैं कि 4 भाई आप हो और खेत है आपके 10 बीघे। अब 10 बीघे चाहे तो एक व्यक्ति उसी में काम करता रहे, ठीक है, या तो चारों व्यक्ति उसी में लगे रहे, खेती ही करते रहे। यानी कि जब जरूरत एक लोगों की हो और उसी काम में 4 लोग लगे हैं और चारों को यह लगता है कि हम काम ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम एक व्यक्ति का होता है, प्रायः ऐसी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है, जिसमें 4-5 लोग काम तो करते हैं लेकिन जरूरत उन लोगों की उतना नहीं होती है, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ऐसे को क्या बोलते हैं? इसी को प्रचंड बेरोजगारी बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्या बोलते हैं इसी को? प्रचंड बेरोजगारी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये अति सामान्य उदाहरण में चीजें बताई सुल्ज ने, इस आधार पर इसका हुआ। दूसरी बात, साधनों के आवंटन की अकुशलता इनके सुल्ज के सिद्धांत में रही कृषि डेवलपमेंट में। परंपरावादी कृषि में साधनों का कुशल आवंटन नहीं होता, जबकि प्रोफेसर सुल्ज परंपरावादी कृषि में उत्पादन के विभिन्न साधनों के कुशल आवंटन की बात करते हैं। क्योंकि परंपरावादी कृषि में आप देखते जो कुशल उत्पादन होता है, उसके जो साधन होते तमाम सारे नए नए, उनका प्रयोग परंपरावादी कृषि में नहीं होता है, एक सामान्य कृषि होती है। जबकि सुल्ज कहते हैं कि भाई इसमें तरह तरह के जो है जो साधन है उनका प्रयोग किया जाता है। उनकी यह धारणा तृतीय विश्व के देशों में, इन देशों में से अधिकांश में अर्ध सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान रहती है।
इन देशों में साधनों के आवंटन में लागू नहीं होती क्योंकि विवेक पर आधारित निर्णय नहीं लिए जाते। तीसरी बात, कृषकों की जवाबदेहता, यानी परंपरावादी कृषि के अंतर्गत आर्थिक परिणामों के प्रति कृषकों के प्रत्युत्तर अथवा जवाबदेही की जो परिकल्पना की गई है उसका समष्टि आधार पर समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जो कि इन्होंने करवाया है। और जो इन्होंने किया है उसका मूल्यांकन अगर देखिए वास्तव में तो नहीं किया जा सकता, इस आधारपन की आलोचना होती सुलझ की। इस दृष्टिकोण के समर्थन में किसी तरह का सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं सुलझ, इस वजह से इनकी कड़ी आलोचना हुई। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर सुलझ का जो चौथे आधार पर होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्यापकता। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आपको समझा दिया, होती क्या आपके समझ में आ गया होगा। देखिए परंपरावादी कृषि को आधुनिक कृषि में रूपांतरित करने के मार्ग में विकासशील देशों में उपस्थित प्रच्छन्न बेरोजगारी एक प्रमुख बाधा होती है। प्रोफेसर सुलझ के द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि भाई जो खेती लोग करते हैं 10-12 लोग एक ही खेत में, वो एक व्यक्ति भी कर सकता है अगर उचित साधनों का प्रयोग किया जाए, अच्छे तरीके से नियम कायदों का पालन किया जाए तो चीजें सही हो सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रोफेसर सुलझ जो है इस मामले में थोड़ा सा उतना ज्यादा प्रखर होकर के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो प्रश्न बेरोजगारी पर ये चुप रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। चले, दूसरा प्रश्न आ चुका बाबू। प्रश्न है कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा दीजिए। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कृषि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है कृषि और दूसरा शब्द है अर्थशास्त्र। कृषि का संबंध क्या होता है? आदिकाल से, यानी बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। मानव की आधारभूत आवश्यकता खास करके क्या होती है? रोटी। रोटी की पूर्ति कहां से होती है? कृषि से, यानी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए जरूरत होती है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता मनुष्य की रोटी की होती है, दूसरी आवश्यकता कपड़े की होती है और तीसरी आवश्यकता आवास की होती है, यानी कि मकान की होती है। रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य के जीवन की 3 प्राथमिक वस्तुएं होती हैं। इन्हीं की वजह से व्यक्ति एक प्रकार से तमाम प्रकार के काम करता है। खाद्यान्न पूर्ति के लिए आप देखते हैं ये क्या होता है? कृषि जो है व्यक्ति पहले से करते आ रहे हैं। वास्तव में व्यावसायिक कृषि के प्रचलन से पहले कृषि कार्य खाद्यान्नों के उत्पादन तक ही सीमित था, यानी केवल खाना खाने के लिए कृषि करी जाती थी, जीवन निर्वाह के लिए कृषि करी जाती थी। परंतु आधुनिक कृषि यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसने क्या किया? व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। आजकल खेती लोग व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। किसके रूप में बेटा? व्यवसाय के रूप में कृषि कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें। किस रूप में कर रहे हैं? व्यवसाय के रूप में कृषि हो रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इससे कृषि का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। आज खाद्यान्न उत्पादन कृषि का एक अंग जो है भर रह गया है। आधुनिक युग में कृषि के अंतर्गत वे सभी उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो कृषि के विकास के लिए उपादानों को निर्मित करते हैं तथा कृषिगत पदार्थों के परिणाम परिष्करण के लिए उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए उसको उसका रूप बदल देते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो आज कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ कृषिगत उत्पादों के लिए आवश्यक उपकरणों और यंत्रों की आपूर्ति, कृषि उत्पादों के रख रखाव और परिष्करण के साथ साथ उनके विपणन और वितरण की आदि को सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह कृषि के अंतर्गत विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन, उनको विनिमय परिष्करण यानी कि उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, बदलना, बेचना, खरीदना, वितरण करना, विपणन करना, ये सारी चीजें जो है शामिल होती हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन नाम के अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र की धन और कल्याणवादी परिभाषा की आलोचना की और अर्थशास्त्र को मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों में से संबंध स्थापित करने का प्रयास बताया, निरूपित किया। कहा कि भाई असीमित आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं, क्योंकि मनुष्य कौन होता है? मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता है। तो उसी और ये प्रयास किसके द्वारा करना होता है? सीमित साधनों के द्वारा। सीमित साधनों के द्वारा मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना ही अर्थशास्त्र करता है, प्रोफेसर रॉबिन्सन कहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंध के रूप में करता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का व्यवहार असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य निर्णय करने का होता है। रॉबिन्सन ने चुनाव करने की इस प्रक्रिया को ही आर्थिक समस्या निरूपित किया है और यही अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें आपके समझ में आ रही हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया।
सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आ चुका है, कृषि अर्थशास्त्र की उपयोगिता क्या है, लिखिए। देखिए, कृषि की ओर बढ़ते हुए व्यवसायीकरण के साथ साथ कृषि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता या करता जा रहा है। आजकल कृषि विज्ञान का एक अलग क्षेत्र बन चुका है। बीएससी एजी बच्चे जो कर रहे हैं कृषि विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषि का उत्पादन, उपभोग, विनिमय यानी आदान प्रदान, वितरण यानी कि एक दूसरे स्थान पर लेकर जाना, उसको बेचना खरीदना, राजस्व टैक्स वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में ज्ञान संवर्धन होता है। किसके द्वारा? कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में कृषि का उत्पादन कैसे होना है, उपभोग, विनिमय से ये सब कैसे करना, सारी चीजें हमको पता चलती हैं। दूसरी बात है इसकी उपयोगिता, इसलिए कृषि अर्थशास्त्र की, कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषि क्षेत्र में कम लागत पर अधिक उत्पादन करने में सहायता प्राप्त होती है, यानी कि कम लागत पर कम साधनों का प्रयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। विभिन्न साधनों के अनुकूलतम उपयोग से राष्ट्र की बचत में वृद्धि होती है, ये चीजें ठीक है। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र बौद्धिक विकास में भी सहायक है। इससे हमारी निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, जिसके द्वारा कार्य व कारण में सुव्यवस्थित ढंग से संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह तार्किक कुशलता को प्रबल बनाता है। साथ ही साथ में इसके अलावा इसके अध्ययन से, कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से सापेक्षिक महत्व को पहचानने की शक्ति हमारी जो होती है डेवलप होती है, प्रबल होती है। मनुष्य आवश्यक और अनावश्यक यानी क्या जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, तथा उपयुक्त और अनुपयुक्त, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या हमारे लिए बुरा होगा, इनके बीच अंतर करने में भी सक्षम हो जाता है जब कृषि अर्थशास्त्र को पढ़ता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीजों की जानकारी कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा हो जाती है। पांचवा विशेषता या जो है उपयोगिता यह कृषि अर्थशास्त्र की, कृषि अर्थशास्त्र पारिवारिक बजट के निर्माण हेतु कृषक को प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करता है, जिससे वह अपनी आय को सुव्यवस्थित ढंग से व्यय कर सकता है। यानी पारिवारिक बजट में क्या होता है, कितना आप पैसा कमा रहे हो, कितना खर्चा करना है, कितना बचत करनी है, तो क्या क्या करना है, बचत करनी है तो कहाँ पर करनी है, पैसा खर्चा करना है तो कहाँ पे खर्चा करना, पहले कहाँ पर खर्चा करना है, बाद में किस पे खर्चा करना है, इन सभी को वरीयता प्रदान करवाने की जानकारी भी देता है। उसे बचत और विनियोग के महत्व का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा, कितना बचाना है, कैसे बचाना है। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य जो होता है उसका जो दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है, फैलता है, संकुचित विचारधारा खत्म होती है। सातवां उपयोगिता यह है कृषि अर्थशास्त्र की, कृषि अर्थशास्त्र जो होता है कृषि विपणन संबंधी ज्ञान से कृषक की क्रय विक्रय यानी खरीदने और बेचने की जो संबंधी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र का ज्ञान सामान्य अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र आदि तमाम प्रकार के सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में सहायक होता है। यानी कृषि अर्थशास्त्र न केवल कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए जरूरी है, बल्कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों में भी अपनी गहन भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण से क्या आशय है, इसके उद्देश्य लिखिए। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, हेडिंग डालेंगे, आशय और उद्देश्य लिखेंगे। कृषि की प्रकृति यानी उसका नेचर, जो कृषि का एग्रीकल्चर का नेचर पर निर्भरता की वजह से कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उसके फलस्वरूप, उत्पादन के फलस्वरूप कृषि मूल्यों में जो उतार चढ़ाव होता है, घटोतरी बढ़ोतरी होती है, उसका होना स्वाभाविक सी बात है। कृषकों और उपभोक्ताओं को कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव, जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि की वस्तुएं होती हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उससे होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए कीमत स्थिरीकरण आवश्यक होता है कि भाई एक कीमत हो जिसको निर्धारित कर दी जाए, ताकि जो है कृषि से के जो उत्पाद है उनकी कीमत घटे बढ़े ना, वो एक जैसी रहे, ताकि किसान जो हो कोई खेती करे तो उसमें उसको एक प्रकार से खेती करने में कोई शंका या संशय ना महसूस करे कि ये खेती हम कर रहे हैं, आज जब हम खेती करें तो चीजें महंगी हैं, हो सकता है कि कल को ये सस्ती हो जाए। और होता यही भी है कहीं ना कहीं पे, कृषि स्थिरीकरण का सिद्धांत जो है उतना जबरदस्त तरीके से लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी जब हम खेत फसल बोते हैं
तो उस समय फसलें बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन जब वही फसल तैयार हो जाती है किसानों के खेतों में, वही फसल सस्ती हो जाती है। जब टमाटर नहीं रहता मार्केट में, टमाटर आपका 40-45 रुपए किलो बिकता है, लेकिन वही टमाटर जब किसानों के खेतों में तैयार हो जाता है, तो उसी टमाटर का दाम जानते हैं कितना हो जाता है? वही टमाटर जो है 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो बिकने लगता है। गोभी जब मार्केट में नई-नई आती है तो 45 रुपए फूल, 50 रुपए फूल, 20 रुपए फूल बिकती है। लेकिन वही गोभी जब किसानों के खेतों में, भारतीय किसानों के खेतों में तैयार होती है, वही गोभी के एक प्रकार से क्या होती है? 98 रुपया फूल, 1 रुपया फूल में, 2 रुपया फूल में बिकती है। बड़ा से बड़ा फूल इस तरीके से बिकता है। भैंस को खिलाते हैं गोभी लोग, ठीक है? बाद में जब वो वही चीज़ सस्ती हो जाती है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से ना हो, इसके लिए कीमत स्थिरीकरण करना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है कीमत स्थिरीकरण, ठीक है? मूल्य को निर्धारित कर दें कि भाई ये चीज़ें इतने में बिकेगी। कृषि मूल्य स्थिरीकरण से तात्पर्य मूल्यों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव यानी कि घटोतरी-बढ़ोतरी को कम करने अथवा मूल्यों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत नियमित करने से है कि भाई घटेगा तो इतना ही घटेगा, बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा, ये चीज़ें। जैसे समाज में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की मूल्यों के उतार-चढ़ाव में होने वाली जो हानियाँ होती हैं या उनसे जो हानि होती है उतार-चढ़ाव होने की वजह से, वो हानि से बच सकें। अशोक मेहता कमेटी के अनुसार देखें तो कहा गया कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयां विभिन्न प्रकार की असमानताओं से प्रतिबिंबित होती हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं होती हैं, उन्हीं असमानताओं से हम देख सकते हैं। इस मूल्य असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना ही मूल्य का स्थिरीकरण कहा जाता है। अमेरिका के कृषि व्यापार आयोग के द्वारा परिभाषा दी गई कि वास्तविक मूल्य अस्थायीकरण मूल्यों के उतार चढ़ाव को हल्का कर देते हैं, ज्यादा घटोतरी बढ़ोतरी ना करके एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है, उसी के तहत होता है। इससे अत्यधिक ऊंचे मूल्य व बहुत नीचे दोनों मूल्यों को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि ना तो ज्यादा बहुत महंगी होंगी उससे, ना ज्यादा बहुत सस्ती होंगी, एक लिमिट में रहेंगी, ठीक है? उद्देश्य इसका क्या है मूल्य स्थिरीकरण का? इसके कई उद्देश्य हैं कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के। पहला, कृषकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, यानी खेती करने वाले किसानों की। कृषि मूल्यों में स्थिरीकरण यानी उसको फिट करके या उसको एक सिस्टम से बना करके सबसे प्रमुख उद्देश्य कृषकों के हितों की सुरक्षा करना है, जिससे कि उनको उचित मूल्य मिल सके किसी भी जो है फसल का। कृषि कार्य करने के लिए उनको मोटिवेशन मिल सके कि भाई हम अगर फसल बोएंगे तो फसल का दाम हमको इतना अच्छा मिलेगा, इसलिए हम बोएंगे। तीसरी बात, वे अपना एक उचित रहन सहन का स्तर बनाए रख सकेंगे। दूसरी बात, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा। कृषि मूल्य में स्थिरीकरण का दूसरा उद्देश्य होता है उपभोक्ता यानी जो खरीदार होते कंज्यूमर्स, उनके हितों की सुरक्षा करना, जिससे कि उनको उचित मूल्य पर कृषि पदार्थ मिलते रहें और उनको व्यय बजट जो है संतुलित करने में कठिनाई ना हो कि भाई उनको पहले से बजट बनाएंगे, भाई इतना हमको खर्चा करना है। अब पता चले कि उसने बजट बनाया कि भाई अब 10 रुपए किलो को मतलब आलू मिलेगी और आलू महंगी हो गई 20 रुपए किलो, तो उसका बजट तो सब धरा धराया रहेगा, व्यय खर्चा कितना हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में पहले से दायरा रहता है कि भैया इतना ही बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से व्यक्ति वो अपने हिसाब से कर लेता है। तीसरा उद्देश्य निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना। कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने का तीसरा उद्देश्य होता है उद्योगों के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाई जाती है। चौथी बात, सरकारी कठिनाइयों को कम करना। जब कृषि वस्तुओं में मूल्यों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो सरकार के लिए बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि औद्योगिक अशांति, खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग, ये सब एक प्रकार चीजें जो होती हैं वो उन कठिनाइयों से बच सकते हैं, ठीक है? इनमें जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों से हम कृषि का मूल्य स्थिरीकरण करके बच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कृषि का जो है मूल्य का अवमूल्यन देखा या फिर उसका जो है क्या देखा, स्थिरीकरण देखा। इसकी जरूरत क्यों है? कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण की आवश्यकता और लाभ क्या है बताएं? भारत में कृषि मूल्यों के अस्थायीकरण की आवश्यकता भी और लाभ भी तमाम सारे। तो पहले अस्थायीकरण समझ लेते हैं क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसानों की संपन्नता पर ही देश की संपन्नता निर्भर। अगर किसान संपन्न है तो देश आगे है, किसान बेकार है तो देश भी बेकार हो जाएगा। किसानों की संपन्नता बहुत कुछ उसकी पैदावार के पुरस्कार पर डिपेंड करती है। पैदावार के पुरस्कार मतलब जितना उसने पैदा किया धान गेहूं, वो उसको उचित मूल्य पर अगर बेच ले जाता है तो जान लीजिए उसने बहुत अच्छा कर पाया, फिर उसका जो है जीवन धन्य हो गया या उसने बहुत बढ़िया कर लिया, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। वही चीज है, किसान जब अपना उचित मूल्य पा जाता है तो उसको बड़ा फायदा होता है। अतः कृषि मूल्यों के अस्थायीकरण की महती आवश्यकता है। सर जोगेंद्र सिंह के अनुसार यदि बढ़े हुए उत्पादन के कारण से कृषक के श्रम का मौद्रिक मूल्य घट जाता है, यानी कि अगर उसने बहुत ज्यादा उत्पादित कर दिया कोई फसल और उसका मौद्रिक मूल्य घट गया, तो एक कृषक से उत्पादन बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, यानी दोबारा से वो उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, कहेगा भाई ये फसल घट जाती है इसको कम ही बो। लेकिन उसको अगर वही उत्पादन बढ़ा दिया उसने और उसको उचित दाम मिल गया तो फिर वो आगे क्या करेगा, अगले साल उसका और एक आध गुना बढ़ा करके बोएगा,
ठीक है। कृषि विषयक नीति समिति की मूल्य उप समिति के शब्दों में देखें तो न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना, यानी कि कम से कम, यानी घटेगा तो कितना घट जाएगा बस इतना बता दे सरकार, ठीक है। तो न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना एक प्रभावशाली कदम है जिसे कृषि विकास नीति का एक अनिवार्य अंग समझना चाहिए। सहकारी योजना समिति के अनुसार सरकार के मूल्यों को एक ऐसी सीमा के भीतर स्थिर रखना चाहिए कृषि के मूल्यों को, कि ऐसी नीति अपनाए जिससे क्या हो, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित हो। भाई अगर कोई वस्तु घटेगी तो इतनी तक घट सकती है, बढ़ेगी तो इतनी बढ़ सकती है। यदि ऐसा किया जाए तो मंदी का आगमन रुक सकेगा और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो है पॉइंट क्या था, ये तो रही भाई आवश्यकता। अब इसके लाभ भी कुछ है मूल्य स्थिरीकरण के। क्या लाभ है? पहला लाभ इससे कि खेती के पैदावार के मूल्य को और इसके द्वारा कृषकों की आय को स्थायी रखने से कृषि कार्य में कृषकों का उत्साह बढ़ेगा। लोग कृषि कार्य के लिए उत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे, खेती करना चाहेंगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा लाभ यह है कि कृषि मूल्यों के अस्थायीकरण नीति से जनसंख्या के एक बड़े भाग की आय सुनिश्चित हो जाती है और थोड़ी थोड़ी निरंतर बढ़ती रहती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन के लिए मांग भी सुनिश्चित और प्रगतिशील बनी रहती है। इसके फलस्वरूप उद्योग, रोजगार और आय का विस्तार होता है। तीसरी बात, कृषि मूल्यों में स्थिरता रहने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। चौथी बात, अधिकांश जनसंख्या की औद्योगिक उत्पादन संबंधी मांग सुनिश्चित होने की वजह से मंदी और तेजी के आगमन पर रोक लग जाती है, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो सही रहती हैं। मूल्य स्थायित्व से कृषक अपने खेतों में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों का उचित ढंग से नियोजन कर पाता है, उसके लिए प्लान बना पाता है कि भैया ये फसल कितना बोना है, कैसे बोना है। नई और बंजर भूमि को प्रयोग में ला सकता है ताकि जो है उसका अगर बढ़िया रेट मिलेगा तो आगे काम करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं करेगा उतने अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, कृषि मूल्य नीति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए यह क्या उद्देश्य है। समाज के विभिन्न वर्गों की आती है, खास करके उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग और ऋणदात्री संस्था, विपणन मध्यस्थ, व्यवसायियों और निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और देश की अर्थव्यवस्था के सतत यानी सस्टेनेबल संतुलित विकास हेतु एक आदर्श कृषि मूल्य नीति का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक आइडियल कृषि नीति, एग्रीकल्चरल जो है मेथड हो, नीति हो, एक पॉलिसी हो जिसके तहत ये बताया जा सके, इन चीजों को समझा सके, क्या कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, इस पर कितना कर लगेगा, क्या सा चीजें। तो कृषि वस्तुओं से संबंधित मूल्य नीति इस तरह की होनी चाहिए कि वह कृषकों को कृषि व्यवसाय में अधिक पूंजी निवेश की प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, ताकि जो है कृषक जो है, किसान जो है ज्यादा पूंजी निवेश करके ज्यादा फसल उत्पादित करे। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करें। अन्य शब्दों में एक आदर्श कीमत नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो देश के कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायक हो और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते रहें, ठीक है, ताकि एक कृषक जो है खेती करने के लिए उत्साहित हो, मोटिवेट हो। इसका उद्देश्य क्या है? एक पॉलिसी लाने का कृषि की। एक सफल और आदर्श कृषि मूल्य नीति के कई उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, कृषकों को कृषि उत्पादों की उचित कीमत दिलाना ताकि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सके। कृषि आधारित उद्योगों को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होता रहे, ताकि जो है किसान लोग जो है इन चीजों को बनाते रहेंगे, उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात है उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी सीमित आय से अपना रहन सहन का उचित स्तर बनाए रख सके, जो खरीदार है वो। तीसरी बात, कृषि वस्तुओं की मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करना, ताकि कीमतों में होने वाले जो उतार चढ़ाव है, परिवर्तन है, उसको बहुत कम किया जा सके। चौथा उद्देश्य यह है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता लाना, ताकि कृषि उत्पाद जो है वो घटे बढ़े न ज्यादा। कृषक कृषि व्यवसाय में अवधि से अधिक धन लगाने को तत्पर रहे। इसके अलावा कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले मौसमी और चक्रीय जो उतार चढ़ाव है, परिवर्तन है, उनको कम करने के लिए भी, क्योंकि इस मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से जब चीजें तैयार होती है, फसलें तो सस्ती हो जाती हैं, और जब फसलें एक प्रकार से जब बोने की टाइम आता तो फसलें महंगी आपको दिखती होंगी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं इस समय धान जो होगा थोड़ा सा साइड टाइट होगा, लेकिन अभी देखेंगे फिर जाएगा, जब धान तैयार हो जाएगा सबका तो सस्ता हो जाएगा वो, ठीक है। अभी महंगा मिलेगा, तो ऐसे तमाम सारी चीजें, तो उन्हीं सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बड़े फार्मों की असुविधाएं क्या हैं?
फार्म माने क्या होता है? कंपनी, ठीक है। कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री। तो बड़े फर्म जो बड़े स्तर के हैं उनकी असुविधाएं क्या क्या हैं? बड़ी फर्मों की कई असुविधाएं हैं। पहली, कृषक के लिए फार्म के सभी कार्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाना कठिन होता है, ठीक है। एक कंपनी के लिए, एक फार्म के लिए किसी भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाना कृषकों के लिए थोड़ा कठिन काम होता है। व्यक्तिगत देखरेख के अभाव में कृषि पर निर्भरता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात, कृषि कार्य हेतु अधिक श्रमिकों को नियोजित करना पड़ता है। तीसरी बात, कृषक तथा श्रमिकों के बीच सामान्यतया मधुर संबंध नहीं रह पाता। चौथी बात, बड़े कृषि फार्मों में समय और शक्ति की बर्बादी होती है। बड़े फार्मों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने और कार्य करने में अधिक समय भी लगता है। पांचवी असुविधा यह है बड़े फार्मों की कि कृषि कार्यों पर मौसम का अत्यधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। कभी कभी अचानक वर्षा अथवा ओला आदि से कृषि कार्यों में परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु बड़े कृषि फार्मों में ऐसे परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे परिवर्तन छोटे छोटे फार्मों पर सहायक होता है और सहजता से किया जा सकता है। इस तरह मानक इकाइयों में कार्यों को विभाजित कर उनकी देख रेख कर पाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा बड़े फार्मों का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, उन पर नियंत्रण रखना, निरीक्षण करना, उनका ये सारा काम कठिन होता है। फार्म के आकार में वृद्धि के साथ साथ यह कठिनाई भी बढ़ती जाती है। फार्म जैसे जैसे छोटा होता जाता है, ये कठिनाई खत्म होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, प्रश्न है लघु पैमाने की कृषि के लाभ लिखिए। देखिए, लघु पैमाने की कृषि, तो बड़े पैमाने को आपने देखा, लघु पैमाने की देखिए। लघु पैमाने की कृषि के अंतर्गत श्रम और व्यवस्था का बंटवारा संभव नहीं होता तथा कृषि कार्य सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से कृषक के द्वारा ही किया जाता है, यानी पर यहाँ पर किसान जो होता है खुद खेती करता है। बड़े फार्मों पर क्या होता है, किसान अलग अलग होते, मतलब तमाम सारे मजदूर रख करके खेती करवाई जाती है। अन्य शब्दों में कृषि कार्य मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों के साथ साथ परिवार के लोग भी संपादित करते हैं। काम खुद ही लोग करते हैं और एक आध दो ठो आदमी रख लेते हैं और खुद सारा काम करते हैं, क्योंकि फार्मों वाले जो काम होते हैं वो केवल मजदूरी पर ही करवाए जाते हैं। जिन देशों में भूमि की कमी है, जनसंख्या की अधिकता है और रोजगार के अवसरों का अभाव है, रोजगार नहीं है, वहां पर सामान्यतः लघु पैमाने की कृषि प्रचलित है। जैसे अपने भारत में आप देखते हैं ऐसी ही कृषि आपको मिलेगी। भारत में ऐसी कृषि प्रचलित है, लघु पैमाने कृषि से हम लोगों के खेत है, हम लोग खुद भी जाते हैं खेत में काम करने के लिए। गेहूं काटना है तो गेहूं खुद, या तो मशीन चल गई, नहीं पहले गेहूं होता था, खुद ही काटो, खुद ही बांधो गेहूं, खुद ही उसको दाओ, फिर उसके बाद में धान वगैरह पहले क्या होता था, मशीनों से नहीं उठता था, धान को पीटा जाता था पहले पटक पटक के एकदम से, ठीक है। तमाम सारी चीजें हैं जो कि समझनी चाहिए। तो अपने भारत में यही चीजें हैं, ठीक है। अपने भारत में क्या है, यही चीजें हैं। लघु आकार की खेती होती है। देखिए, लघु पैमाने की कृषि के क्या लाभ है, मेरिट्स क्या है। देखिए, लघु आकार वाली कृषि में व्यक्तिगत देख-रेख और निरीक्षण की पर्याप्त संभावना बनी रहती है। यहाँ पर आप फसलों को जाकर के सुबह मॉर्निंग में उठ करके लोग जाकर के देखते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, और खेतों में लेट करके उसको रखाते भी हैं। आजकल तो यही चल रहा है, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जो है लेटना समझते हैं, हम भी खूब रखाए हैं खेत। अभी 2 साल पहले की बात है, आप तो मैं जब से इसमें ज्यादा एक प्रकार संलग्न हो गया, ठीक है, पढ़ाने में, तो फिर उतना ज्यादा सही सही तरीके से खेती में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ। लेकिन पहले क्या होता था, जब अभी पहले वाले पढ़ाते समय भी मैं एक प्रकार से खेतों में रहा हूँ, गेहूं वगैरह के जा करके लेट करके उसको रखाना पड़ता था। जैसे कि क्या होता था, जो है बहुत सारे सांड वगैरह जो होते हैं, तमाम जंगल है बगल में, तो जंगल से तमाम जो है जानवर आते हैं खेतों को चरने के लिए, तो वहां पर लेटना पड़ता है। बढ़िया एक मचाना अटाना रख करके बढ़िया से आराम से उस पर लेटो। मोबाइल ले जाते थे वहीं पर आराम से, तैयारी जो पढ़ते वढ़ते थे पहले वही वीडियो जो है देखा करते थे ज्यादा, या अपनी क्लास की कोई कंटेंट तैयार करना हुआ खुद भी, तो वहां से हटाने से मैंने एक आध बार लाइव भी किया है, आप लोगों को पढ़ाया भी है जो है खेतों से, खेत में ही बैठ करके। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरी बात, लघु आकार की कृषि फार्मों पर प्रायः गहन कृषि की व्यापकता, गहन माने खुद खूब गझिन कृषि होती है, ठीक है। और गांव वगैरह में भारत में तो मेड़ मेड़ काटते रहते, मेड़ काटना समझते हैं, खेती करेंगे फरुआ लेके मेढ़िए काटा करिए, फरुही लेके कुदाल लेके, ठीक है। थोड़ा सा 2 अंगुर हमारा खेतवा बढ़ जाए तो मन 2 किलो गेहूं ज्यादा निकल जाए, ऐसी सोच भी होती है।
तो कहीं ना कहीं पे खूब गहन कृषि होती है, एक कृषि काटी नहीं दूसरी बो दिया, दूसरी काटी नहीं तीसरी लगा दिया, ये सब चीजें। लघु कृषि फार्मों में लोच का तत्व विद्यमान रहता है, इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन बड़ी सहजता से किया जा सकता है। चौथी बात, प्राय लघु फार्मों पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ऊंची होती है, यानी कि कम खेत होता है तो वहां पर उत्पादकता खूब बढ़ा चढ़ा करके होती है, क्योंकि वही उसी खेत को चुन चुन करके व्यक्ति काम करता है। ऐसी व्यवस्था परिवार की आय का मुख्य साधन होने के कारण से कृषक कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देता है। पांचवी बात है, लघु कृषि फार्मों पर कृषकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, वो खुद ही अपना निर्णय लेते हैं, क्या बोना है, कैसे बोना, कब खाद डालना है, कब सिंचाई करनी, सब कुछ कृषक यानी किसान ही करता है। वो विपरीत मौसम में शीघ्रता से निर्णय लेकर के फसलों में हेरफेर कर देते हैं और उसकी हानि से बच जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब की बार पाला ज्यादा पड़ेगा, दूसरी फसल बो देते हैं जो पाले की से हानि जिनको ना पहुंचता हो। ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीजें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से भैया, बाजार को परिभाषित कीजिए। देखिए, बाजार शब्द जो है किसी स्थान से संदर्भित नहीं होता, बल्कि वह वस्तु और वस्तुओं तथा क्रेताओं तथा विक्रेताओं का ज्ञान करवाता है कि क्रेता विक्रेता कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, कौन वस्तु है। ठीक है, ये सब क्या है, कितने रेट में है, ये सब बाजार बताता है। तो जिससे परस्पर प्रतियोगिता होती है, प्रोफेसर चैपमैन ने कहा था। बाजार के विकास को प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं, उनमें से 4 तत्वों के नाम इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए, लिखेंगे बाजार को विकास को प्रभावित करने वाले 4 तत्व। पहला तत्व है वस्तुओं की प्रकृति, यानी वस्तु किस नेचर की है, वो एक प्रकार से उसका रेट फिक्स करता है। दूसरी बात, वस्तुओं की माप कितनी है, यानी कितना किलोग्राम, कितना लीटर, क्या है, उसके हिसाब से। परिवहन और संचार व्यवस्था, यानी कि परिवहन और संचार व्यवस्था कैसी है वहां उस बाजार तक। वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा, ठीक है, वस्तु यहाँ तक कैसे पहुंच जाती है। जैसे आप देखते हैं, जो चिप्स आप यहाँ का 10 रुपए का पाते हैं, जब वैष्णो देवी जाते हैं ऊपर वहां पर, तो वही चिप्स आपको 20 रुपए का मिलता है। जो छोला भटूरा आप यहाँ पर 10 रुपए 20 रुपए में खा लेंगे, वो वहां पर 40 45 70 रुपए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पहाड़ पर ले जाने के लिए संचार व्यवस्था, मतलब कि वहां पर परिवहन का साधन खर्चा ज्यादा लगता है। यहाँ से मैदानी भागों से आटा वगैरह जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसका खर्चा ज्यादा लगता है। वैसे वहां चीजें तो महंगी मिलेंगी, और पहाड़ की वहां पर अखरोट काजू बादाम ये सब सस्ते मिलेंगे, जो वहां पर होते हैं वो सस्ते मिलेंगे, वो मैदानी भागों में महंगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो व्यापार से आते, मतलब कि वो परिवहन से आते हैं, तो उसका जो है किराया भाड़ा जो लगता है, तो उससे वही रेट उसका बढ़ जाता है। तो ऐसे ध्यान रखिए। अब जब वैष्णो देवी पर जाओ तो वहां पर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे हो कि वैष्णो देवी पर हम जाएं और ऊपर जो है काल भैरव सबसे ऊपर वाली चोटी जहां पर आप पहुंचते हैं, काल भैरव पर जब आप पहुंचते हैं, वहां पर भी आप दुकान लोग खोले हुए हैं, वहां पर आप उनसे उम्मीद करेंगे कि सस्ता सामान आपको दें। क्यों आपको सस्ता देंगे भाई, वो वहां तक बेचारे उतने ऊपर अपना जीवन वन सब देख करके वहां पर कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ खतरा हो सकता है। तो माता रानी की कृपा रहती है कि भाई कुछ होता नहीं लोगों को, लेकिन कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, पत्थर सरक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने जीवन पर खेल करके सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो चीजें बेहतर मेहनत कर रहा है और पैसे उसके बाद में फिर भी वो चीजें खर्चा पानी ही अपना ले रहा है, जितना उसके परिवहन का खर्चा लगा, इसका खर्चा, वहां पर ले जाकर के दुकान खोला है, तो वहां पर भाई चीजें महंगी मिलेगी। वहां पर आप समोसा खाएंगे तो आप वहां पर स्वाद देखेंगे कि भाई समोसे में स्वाद क्या है, नहीं भाई वो चीजें चूंकि महंगी मिलेंगी, क्योंकि वहां पर जाने में उसका जो है, क्योंकि वहां पर समय लगा है, वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा, ये सब डिपेंड करती है, सब प्रभावित करती है कि बाजार का विकास कैसे होगा, या बाजार में रेट किसी वस्तु का कैसे होगा, सारी चीजें प्रभावित करती है। भारत में कृषि विपणन की 4 व्यवस्था लिखी है। कृषि विपणन की व्यवस्था निम्न है। पहली बात तो गांव में बिक्री, दूसरी मेलों में बिक्री, तीसरी सरकारी समितियों के माध्यम से बिक्री, और चौथी मंडियों में बिक्री। इन 4-5 प्रकार से विपणन होता है। विपणन माने खरीदारी बेचदारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि विकास कृषि विकास के लुईस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत को समझाइए। प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए जो विकास मॉडल दिया है, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया, लुईस महोदय ने, कि श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा अल्प विकसित जो देश हैं उसका विकास कैसे सकता है। यानी कि श्रम की असीमित पूर्ति, यानी श्रम जो है बहुत ज्यादा लगा दिया जाए, असीमित पूर्ति कर दी जाए, उसकी कोई सीमा ना हो, जितने व्यक्ति लगा दो काम पे सबको, और तो उत्पादन जरूर बढ़ेगा। यानी कि 10 लोग जहां पर काम करें 100 लोगों को काम करने के लिए भेज दोगे, तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ेगा, तो विकास कर सकते हैं हम। लुईस अपने आर्थिक विकास के द्वि क्षेत्रीय मॉडल में यह मान करके चलते हैं, कृषि में श्रम शक्ति का बाहुल्य है, कृषि निर्वाहदायी क्षेत्र है, जबकि गैर कृषि क्षेत्र पूंजी मूलक क्षेत्र है, जो कि श्रम शक्ति के अतिरेक को रोजगार प्रदान करता है। इस तरह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की
की भांति लुईस भी यह मान करके चलते हैं कि अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है। यानी कि वो जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, श्रम मौजूद है। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय आवश्यक होता है, अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटा करके पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाए, ताकि पूंजी संचय को बढ़ावा मिले। आर्थिक विकास का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब उन चीजों से श्रम का प्रयोग करके हम लाभ कमा लेंगे। ठीक है, केंद्रीय समस्या इसकी क्या? देखिए, लुईस का मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि अल्प विकसित यानी जो कम विकसित देश हैं उनमें प्रचलित मजदूरी जो है उनकी दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, यानी बदलती रहती है। श्रम की यह असीमित पूर्ति अर्थव्यवस्था के निर्वाह क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा अधिक मात्रा में यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगे श्रमिकों, कृषि पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था निर्भरता और आदर्श बेरोजगारी जो दिखती नहीं लेकिन है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, के रूप में देखी जा सकती है। क्योंकि इन देशों में पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, परिणामतः श्रम की सीमांत उत्पादकता नगण्य या शून्य तथा कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाती है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को समाप्त करना प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ाना अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। अन्य शब्दों में अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या फालतू श्रम शक्ति का उचित ढंग से उपयोग करने की है। लुईस ने इस समस्या के समाधान हेतु जो सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया वह कतिपय पूर्ण धारणाओं पर आधारित है, और यही सिद्धांत इनका है कि भाई श्रम शक्ति को ज्यादा लगा दे काम उत्पादन करवाने में, ताकि जो है इससे रोजगार भी बढ़ेगा और साधन भी या जो है सामान भी ज्यादा बनेगा, जिसको मार्केट में बेच करके हम पैसा कमा लेंगे या फिर हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है, या विकास हो जाएगा देश का। अगला क्वेश्चन से आ चुका है, लुईस के असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, बताएं। देखिए, प्रोफेसर लुईस का मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहली बात, अर्थव्यवस्था में असीमित श्रम पूर्ति विद्यमान है। ठीक है, मतलब श्रम बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रीय है, पूंजीवादी क्षेत्र और जीवन निर्वाह क्षेत्र। एक तो ऐसे लोग हैं, ऐसा क्षेत्र है जहां पर केवल खेती जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, खाना खाने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, और दूसरा जो कि पैसा कमाने के लिए करता है। ठीक है, पूंजीवादी। तीसरी बात है, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध, यही लुईस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत की मान्यता क्या है? तीसरी मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम सामान्यतः अकुशल प्रकार का, जो श्रम में एक प्रकार से समाज में मौजूद है, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, वो क्या है? अकुशल है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसमें एक प्रकार से काबिलियत तो है, लेकिन उसके करने की क्षमता तो है, लेकिन उसको करने की ट्रिक नहीं पता है। चौथी बात, अर्थव्यवस्था में विद्यमान जनसंख्या की अपेक्षा पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन जो है न्यून होते हैं, यानी कि श्रम ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, पूंजी और जो है क्या संसाधन जो है कम है। इस वजह से पांचवी बात मानता है, बताइए, जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी का स्तर स्थिर रहता है, यानी कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी का स्तर जो होता है वो स्थिर रहता है, क्योंकि लोग केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करते हैं। वह श्रम की औसत उत्पत्ति के बराबर रहता है, जितना उत्पादन होगा उतना उसका खर्चा भी हो जाएगा। पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के विनियोग के कारण से पूंजी का संग्रह होता है। साथ बात, पूंजीवादी क्षेत्र में पुनरुत्पादीय पूंजी का प्रयोग होता है, जबकि जीवन निर्वाह क्षेत्र में पुनरुत्पादीय पूंजी का प्रयोग नहीं होता। आठवीं बात है, जीवन निर्वाह क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। नौवीं मान्यता यह है, पूंजीवादी क्षेत्र में यानी जो पूंजीवादी क्षेत्र जहां पर सब चीज प्राइवेट चीजें होती है, ऐसे क्षेत्र में विनियोग जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से कम होता है, यानी जनसंख्या कम होती है और जो है उत्पादन ज्यादा होता है। यदि पूंजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है तो इस क्षेत्र को श्रम की आपूर्ति निर्वाह क्षेत्र के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें बताई गई। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, लुईस के सिद्धांत की आलोचना भी विद्वानों ने करी। वो आलोचना कैसे की, आपको उसको बताना है, प्रश्न पूछा गया है। पहली बात देखिए, अल्प विकसित देशों में गुणक प्रक्रिया कार्यशील नहीं होती है। पहली, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुणक प्रक्रिया कार्यशील होती है और विद्वान ने कहा कि नहीं होती है। इस सिद्धांत में यह धारणा भी स्वीकार कर ली जाती है कि पूंजीवादी अतिरेक का निवेश तथा पुनः निवेश होता रहता है, अर्थात निवेश गुणक सदैव कार्यशील रहता है। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। परंतु अल्प विकसित देशों के संदर्भ में यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि किसी कारणवश लाभ कम हो जाता है अथवा मजदूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो समस्त अतिरेक श्रम को खपाने से पहले ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। आपने सामान को बना दिया लेकिन उसको खरीदार ही नहीं है तो क्या करोगे। दूसरी बात, स्फीति आत्मविनाशी नहीं होती है। लुईस का कथन कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न स्फीति आत्मविनाशी होती है, जबकि ऐसा नहीं है।
अल्प विकसित देशों के संदर्भ में उचित नहीं प्रतीत होती है धारणा, क्योंकि इन देशों में संरचनात्मक स्थिरता, सीमित उत्पादन क्षमता, बेलोचदार पूर्ति और ऊंची उपभोग प्रवृत्ति होने की वजह से आदि के कारण ना तो उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनकी मांग उनकी पूर्ति के समतुल्य हो सकती है। यही नहीं, इन देशों में आय की प्रत्येक वृद्धि कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि ला दी गई है या देती है। तीसरी बात, विकास प्रक्रिया में रिसाव भी। प्रोफेसर एम खुसरो की धारणा है कि लुइस ने छिपी बेरोजगारी, जिसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, उसके रूप में संभाव्य बचतों का शोषण करके औद्योगिकरण की नीति को प्रस्तुत करी है। वह पूर्णतः अव्यवहारिक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अनेक ऐसे छिद्र विद्यमान है जो सदैव रिश्ते होंगे या रिश्ते रहेंगे, जैसे पूर्ति का मूल्य निरपेक्ष होना, कृषकों और व्यापारियों में स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति का पाया जाना, ये सभी। अकुशल कर प्रशासन। देखिए, प्रोफेसर लुइस का यह तर्क है कि कराधान बढ़ती आय को इकट्ठा करेगा, उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अल्पकालिक या अल्प विकसित देशों में कर प्रशासन इतना कुशल तथा विकसित नहीं होता कि यह पूंजी संचय के लिए पर्याप्त मात्रा में एकत्रित कर सकता है। तो इस तरीके से तमाम सारी आलोचनाएं भी इसकी जो है की गई, ठीक है, लुइस मॉडल की। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो महत्व लिखिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहला महत्व, देखिए इस प्रणाली से सामान्य उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होता है कि भाई सभी को एक प्रकार, सभी के लिए रेट सेम हो गया या कम हो गया, ताकि सभी लोग उसको यूज कर पाए और शोषण से बच जाते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण बहुत होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है, शोषण से बच जाते हैं, सभी को एक प्रकार से उचित कीमत पर वस्तुएं मिल जाती है, सरकारी चीजें, जबकि प्राइवेट चीजें अगर हो जाए तो ये चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करने में सहायता होती है, यानी कि पूंजीपति जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जमाखोरी बहुत हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या पूंजीगत वितरण प्रणाली में, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्य योजना क्या है? अंत्योदय अन्य योजना क्या है? देखिए, अंत्योदय अन्य योजना हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों के प्रति और अधिक संकेंद्रित और लक्षित करने की दृष्टि से सरकार के द्वारा निर्धनों में से निर्धनतम व्यक्तियों को, यानी बहुत ज्यादा गरीब में से भी गरीब व्यक्ति के लिए 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से अंत्योदय अन्य योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह लगभग में 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को निम्न मूल्य पर, यानी 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान समय में लगभग में 2.56 करोड़ अंत्योदय परिवार हैं। इन परिवारों की पहचान राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा बीपीएल नाम का एक प्रकार से कार्ड बनता है, बीपीएल धारक कार्ड बनता है, उसी से करी जाती है। बीपीएल कार्ड अगर आपका बना है तो आपको गल्ला पानी जो था कोटेदार से पहले मिलता था, 2000 ईस्वी से नियम लगा। लेकिन आप देखते हैं कि एक अब क्या लगा है, अभी नया नया नियम आया है कि भाई महीने में 3 बार गल्ला मिलने वाला है शायद। ठीक है, तो 3 बार जब गल्ला मिलेगा आपको, गेहूं चावल खूब मिलता है। आपको बता दूं, अब तो सभी धारकों को मिल रहा है। हम लोगों को पहले एक प्रकार से मैं बता दूं, पहले जब जो है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, लाइट बिजली हमारे घर में नहीं थी उस समय। ठीक है, तो मिट्टी का तेल होता था, ढबरी या चलती थी, तो ढबरी जला करके पढ़ते थे हम लोग। तो कक्षा 10 में जब हम थे, ठीक है, 2014 की बात है, या ऐसे समय, हाँ 2014 में हमारा कक्षा 10 हुआ। उससे पहले 9 में जब था, घर वर सही से नहीं बना था, लाइट भी नहीं लगी थी हमारे घर पे। गांव में लाइट थी मतलब, लेकिन लगी नहीं थी, क्योंकि वो कनेक्शन वगैरह नहीं लिए थे। तो क्योंकि उसका खर्चा कौन झेले, कौन सा मतलब है, वही खाना पानी मिल जाए सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वही बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई हम लोग जब जो है मिट्टी का तेल लाने के लिए कोटेदार के यहाँ जाया करते थे, तो फिर इसमें क्या होता था भाई, 5 लीटर मिलता था सभी के घर के लिए, था कि 5 लीटर मिलेगा। मिलता कितना था, 3 ही लीटर हम लोगों को मिलता था। ठीक, किसी किसी परिवार को जो धनी होते थे उनको 10 लीटर मिल जाता था, 15 लीटर मिल जाता था, और जिसको एक प्रकार जो गरीब होता था या फिर जिसके पास उतना पावर नहीं होती थी, उसको 3 लीटर,
या बहुत बोला, लड़ाई झगड़ा किया तो 1 आध महीने में 5 लीटर मिल जाता था, नहीं तो 2.5 लीटर 3 लीटर ऐसे मिलता था। ठीक है, उसी ढबरी से हम लोग पढ़ते थे, मतलब कि ढबरी जला करके लालटेन चलती थी, ढबरी चलती थी। ठीक है, तो एक जब जब तक खाना बनता तब तक नहीं पढ़ाई होती थी। मम्मी खाना बना लेती थी, बोलती थी अब जो है अब इसको ले जाओ, लालटेन लेकर के ढबरी लेकर के तख्ता पे बैठ के बढ़िया बहरे मुहारे पे आराम से पढ़ते थे हम लोग। 4-5 लोग इकट्ठे होकर के पढ़ना पड़ता था, जो कि एक ही डबरी जलाओ, जो कि खत्म होता तेल, मिट्टी का तेल से जलता था सब कुछ। तब इतना ज़्यादा ये सब जो है लाइट बिजली का भी प्रचलन नहीं था कि भाई तमाम टार्च या तमाम बत्ती-वत्ती ले आओ, ये जो बैटरी से चलने वाली होती है, तमाम सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें अंत्योदय गेहूँ चावल जो मिलता है उसी के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक मतलब वितरण प्रणाली के सफल संचालन हेतु सुझाव दीजिए। पहला, कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सघन और व्यवस्थित ढंग से लागू करना चाहिए। दूसरी बात, प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का कठोरता से उन्मूलन करना चाहिए, यानी जो इस प्रणाली में भ्रष्टाचार फैला हो उसको खत्म करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। तीसरी बात, कार्य में दक्ष और ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत यानी कि उसको इनाम दे, ताकि जो है सभी व्यक्ति ईमानदारी से काम करने के लिए मोटिवेट हो। इस प्रणाली को राजनीतिक दबाव और भेदभाव से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए, ताकि कोई राजनीति का लोग जो है इस पर दबाव न डाल पाए। अगला क्वेश्चन आ चुका, ग्रामीण संपर्क मार्ग क्या है? ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार जिन कार्यालयों पर विशेष ध्यान दे रही है उसे ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रमुख मार्ग में आता है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण आर्थिक विकास, ग्रामीण व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में ग्रामीण संपर्क मार्ग अथवा ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण विकास की प्रतिबिंब होती हैं। अगर गांव में अगर सड़क बनी है आपके, तो गांव का विकास मान लीजिए हुआ है। जिन राज्यों में ग्रामीण संपर्क मार्ग की स्थिति दयनीय है, वे राज्य अभी भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यही ग्रामीण संपर्क मार्ग होता है, जो एक गांव दूसरे गांव को जोड़ता है, एक गांव को बाजार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में ग्रामीण सड़कों के महत्व को समझते हुए 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अधीन भारत निर्माण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों या अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को अच्छी और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों यानी पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामलों में 250 व्यक्ति और इससे अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान या लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, महिला समाख्या योजना क्या है? देखिए, महिला समाख्या योजना की अगर बात की जाए तो 1989 में शुरू हुआ महिला समाख्या कार्यक्रम। महिलाओं की समानता हेतु, शिक्षा हेतु ये चीजें की गई थी, ताकि महिलाएं सब समान, महिला पुरुष के बराबर। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु एक ठोस कार्यक्रम चलाया गया था, महिला समाख्या योजना। यह योजना 9 राज्यों के 63 जिलों में 15,800 गांवों में चलाई जा रही है और इसका संख्या बढ़ गई होगी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है भैया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड के उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य, देखिए, देशी और विदेशी उपभोक्ताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए भारतीय खाद्य उद्योगों में खाद्य सुरक्षा अवधारणाओं का संवर्धन करना। दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में प्रमाणीकरण एवं प्रत्यायन तंत्र की स्थापना करना। तीसरी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणाली हेतु लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। चौथी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लेखा परीक्षकों का पंजीकरण करना। ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड के उद्देश्य में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव संसाधन विकास की 4 योजनाएं बताएं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाएं जो मानव संसाधन विकास की हैं वो कौन सी? पहली है ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति विकास कार्यक्रम चलाया जाना। दूसरा, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग में जनशक्ति का विकास करना। तीसरा, उद्यमशीलता का विकास कार्यक्रम। चौथा, मांस और मछली प्रसंस्करण में जनशक्ति का विकास करना। ये सारी एक प्रकार से कार्य योजनाएं मानव संसाधन विकास की हैं जो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बैकवर्ड लिंकेज क्या है? देखिए, बैकवर्ड लिंकेज, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि से एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बैकवर्ड लिंकेज योजना वही है जो कि एक प्रकार से क्या की जा रही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए। पहले प्रसंस्करणकर्ता को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराना, दूसरा मजबूरन बिक्री करने की घटनाओं को रोकना तथा किसानों को लाभकारी मूल्य देना और सुनिश्चित करना कि भैया आपको लाभ मिलेगा, जितनी भी आपकी फसल है उसका उसको लाभ मिलेगा। प्रसंस्करण योग्य उपज की खेती को बढ़ावा देना ताकि जो है प्रसंस्कृत खेती की जाए। देखिए कि कौन सा एक प्रकार से खेती से आपको फायदा ज्यादा होगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए निर्यात पर विचार कीजिए। निर्यात यानी बेचने का। प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्माण की विपुल संभावनाओं और घरेलू बाजार में इन उत्पादों की खपत की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस दिशा में सतत प्रयास जारी है। वर्ष 2009 से 10 में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात मूल्य 14,787 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़ करके 2018 से 19 में 35.3 बिलियन डॉलर हो चुका है। खाद्यान्न प्रसंस्करण को समझाइए। क्या है भैया? खाद्यान्न प्रसंस्करण को समझाइए। खाद्यान्न प्रसंस्करण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे देश में मूल्य खाद्यान्न चावल तथा गेहूं के प्रसंस्करण एवं मिलिंग की पर्याप्त क्षमता है। विगत 10 वर्षों में आटा मिलों की संख्या में समुचित बढ़ोतरी हुई है। इन मिलों का क्षमता उपयोग लगभग 55% है। इसके साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है दलहन और तिलहन के प्रसंस्करण के विकास को बढ़ावा दे रहा है। देश में धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि खाद्यान्न मिलिंग को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तो खाद्यान्न प्रसंस्करण को लेकर के तमाम सारे काम किए गए, जिससे जो खाद्यान्न की फसलें उनमें निरंतर बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया गया किसानों को भी। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं? पोल्ट्री एंड अंडा प्रसंस्करण। देखिए देश में पोल्ट्री उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, तदनुरूप अंडे और ब्रायलरों की उपलब्धता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। कुक्कुट पालन एवं मुर्गा पालन क्षेत्र में से वर्ष 2005 में 15,000 करोड़ से अधिक कुल मूल्य का उत्पादन किया गया था मुर्गे का। लगभग 30 लाख लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2014 से 15 में लगभग 3.04 बिलियन टन पोल्ट्री मांस का उत्पादन हुआ था। मछली प्रसंस्करण क्या है बाबू? मत्स्य मछली प्रसंस्करण। भारत विश्व में मछली का उत्पादन का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र की पालन क्षेत्र की एक सशक्त आय और रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। यह एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अतिरिक्त सस्ते और पौष्टिक आहार का स्रोत भी है मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डेयरी प्रसंस्करण के टिप्पणी लिखिए। पर डेयरी प्रसंस्करण देखें, देश में डेयरी उत्पाद के पंजीकृत प्रसंस्करण कारखानों की संख्या लगभग 1695 है। इन पंजीकृत कारखानों में कुल 1.35 लाख व्यक्ति जो है रोजगार में के रूप में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देश में आई श्वेत क्रांति यानी कि जो सफेद क्रांति है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आई थी। उसके फलस्वरूप यहाँ दूध के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप भारत अब विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। सबसे ज्यादा दूध भारत में ही होता है। भारत में योजना काल के आरंभ में कुल दूध का उत्पादन जो था, योजना काल मतलब कि योजना आयोग जब आया था 1950 से 51 में 17 मिलियन टन था, जो बढ़ते हुए 2018-19 में 187.7 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जनतंत्रीय विकेंद्रीकरण क्या है? देखिए भारत में अब तक प्रजातंत्र केवल संसदीय प्रजातंत्र तक ही सीमित था, जिसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए लगभग 5,000 प्रतिनिधियों का चुनाव होता था, जिससे जनतंत्रीय संस्कृति निचले स्तर तक अपनी जड़ें न जमा पाने की वजह से सार्थक नहीं हो पा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमित चुनाव से जनतंत्रीय विकेंद्रीकरण की कल्पना अब सार्थक हो सकेगी। ठीक है, तो जन विकेंद्रीकरण का यही प्रभाव है, यही है जन विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की रणनीति को समझाएं। देखिए वर्तमान समय में सरकार ने ग्रामीण विकास के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क मार्ग की स्थापना, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में जो बिजली खंभे लगवाना, बिजली का विकास करना,
और प्राथमिक शिक्षा को लेकर के प्राथमिक स्कूलों का गठन करवाना, ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण करवाना, इन सभी क्षेत्रों का विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। ग्रामीण विकास की रणनीति यही सब है, जिसके माध्यम से गांव के विकास के लिए काफी काम किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण संचार सेवा योजना पर प्रकाश डालिए। ग्रामीण संचार सेवक योजना लिखें। देखिए यह योजना जो आई थी, ग्रामीण संचार सेवक योजना, यह योजना 24 दिसंबर 2002 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत डाक विभाग के ग्रामीण डाकघरों में काम करने वाले जो ग्रामीण डाक सेवक भारत संचार निगम लिमिटेड के फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन्हें ग्रामीण संचार सेवक कहा जाएगा। ये ग्रामीण संचार सेवक गांव में अपने वितरण क्षेत्र के लोगों को घर घर जाकर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैग में चलता फिरता टेलीफोन साथ रखना होगा। इस फोन में टेलीफोन शुल्क दर्शाने के लिए डिस्प्ले यूनिट भी लगी होगी। ठीक है, आगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लिखेंगे, भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग के लिए कृषि और गैर कृषि फीडरों को पृथक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उपपारण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना और समर्थन करना, पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को DDU-GJY में पृथक कर दिया गया। जो पहले से जो विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बिजली को वितरित करने के लिए जो योजना थी, उसी का नाम बदल करके उसी मर्ज करके दूसरी बना दी गई DDU-GJI। ठीक है, जिसको बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, में पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। यही जो है विद्युत के लिए गांव ग्राम सभाओं में जो है, जहां जब बिजली नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचाने के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, जमींदार उन्मूलन के 4 लाभ देखिए। जमींदारी उन्मूलन के, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के कई लाभ हैं। शोषण का अंत हुआ है इससे। दूसरी बात, सामंतीवादी व्यवस्था का अंत हुआ है। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कृषकों का सरकार से सीधा संबंध हुआ है। ठीक है, बिचौलियों का काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अधिकतम जोत क्या है? देखिए अधिकतम जोत जो होता है उससे तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्रफल से होता है जिसको एक कृषक यानी किसान अपने स्वामित्व में रख सकता है। कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने आर्थिक न्याय की दृष्टि से यह सुझाव दिया था कि कृषि भूमि के टुकड़ों की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी देनी चाहिए, ताकि असीमित मात्रा में भूखंड कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित ना हो जाए और वे भी औद्योगिक एकाधिकारी की तरह जनता का शोषण न करने लगे। अधिक जोत सीमा सामान्यतः आर्थिक जोत की 3 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून लागू है, जिसके आधार पर जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई कि भाई कितना कोई व्यक्ति कितना एक प्रकार से खेत रख सकता है, कितना जोत होनी चाहिए। अधिकतम जोत क्या है? अनुकूलतम जोत क्या है? अधिकतम जोत ही होगा अनुकूलतम जोत, जो एकदम ठीक ठाक मानी जाती है। अनुकूलतम जोत, एक अनुकूलतम जोत वह अधिकतम आकार वाली जोत होती है जो एक परिवार के पास होनी चाहिए। यह एक ऐसी जोत होती है, खेत होता है जिसमें भूस्वामी स्वयं कृषि करता हो और उसके द्वारा उत्पादन के साधनों का इस तरह सर्वोत्तम ढंग से समन्वय किया जाता हो कि उसको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो रहा हो। यानी कि वो अपने खेत में बोता है 100 रुपए लगा करके, तो उसको 200 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अनुकूलतम जोत को आदर्श जोत भी कहा जाता है। अनुकूलतम जोत का आकार प्राय आर्थिक जोत के आधार से बड़ा होता है। ठीक है, और इस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए इस पर काम करते हैं। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी में होता है कि छोटे छोटे तमाम प्रकार से, मान लेते हैं आपका चक अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाँव में 4-5 खेत है आपका, एक दूसरे गाँव में एक उस खेत में, जैसे मान लेते हैं कि एक गाँव है, वहां पर एक आपका खेत है 1 बीघा, बी गाँव में आपका 2 बीघा खेत है, सी गाँव में आपका आधा बीघा खेत है। ठीक है, और इस तरीके से डी गांव में आपका जो है 1.5 बीघा खेत है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं चारों खेत आपके पास है, आप यहाँ पर रहते हो, आपका खेत इधर उधर है, और मान लेते किसी एक जगह, मान लेते ए वाला क्षेत्र से आप नजदीक रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा व्यक्ति, जब चकबंदी होगा, चकबंदी में क्या होगा, अब यहाँ का खेत आपका दो और एक आधा, ढाई और आधा 3 4 बीघा खेत ये और 1 बीघा ये, कुल मिलाकर के 5 बीघा खेत, यानी 4 बीघा खेत कहीं से इकट्ठा करके इधर आसपास का एक चक आपका बना दिया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चकबंदी, यानी कि 5 बीघा आपका एक चक हो जाएगा, जिसपे आपको खेती करने में आसानी होगी। और ये छोटे छोटे खेत जो होंगे एक दूसरे को दे दी जाएंगे इधर उधर के,
यहाँ के कोई व्यक्ति हैं जो उनको वहां भेज देंगे, वहां का यहाँ भेज देंगे, नहीं उड़ान चक वगैरह सब इसी में होता है। तो चकबंदी यही होती है। चकबंदी के 4 लाभ, देखिए चकबंदी के कई लाभ हैं। पहला, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा मिलता है इससे। दूसरी बात, कृषकों की आय तथा रहन सहन के स्तर में सुझाव होता है। पूंजीगत साधनों का समुचित उपयोग भी कर सकते हैं। श्रम और साधनों की बचत भी इसमें होती है, क्योंकि आपको बार बार अलग अलग गाँव में जाकर खेती करने से अच्छा है कि एक ही जगह पर आपकी खेती होगी, तो आपको आसानी होगी खेती करने में। चकबंदी है क्या? चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिखरी हुई जोतों या बिखरी हुई खेतों को एक चक में बदल करके आर्थिक जोत व लाभप्रद कृषि सृजन करने को एक प्रकार से तैयार किया जाता है। प्रोफेसर स्टिकलैंड कहते हैं कि चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामी अधिकारी या स्वामित्वधारी कृषकों को अपने इधर उधर जो बिखरे हुए खेत होते हैं उनके बदले में उसी किस्म और उसी कुल उतने ही आकार का एक या दो खेत बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, ताकि जो है और उस पर विवश नहीं, मतलब अथा विवश किया जा सकता है। भाई आपको जो है 4-5 टुकड़ों में आपका खेत बटा हुआ है, आपको इकट्ठा दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे में उसी को चकबंदी कहा जाता है। इसके लाभ भी है, इसके कहीं पर हानि भी होती है। मान लेते हैं आपका सड़क किनारे खेत है, आपका कहीं और पीछे चला गया, तो ये सब चीजें होती है। चकबंदी के प्रकार, देखिए चकबंदी कई प्रकार की है। पहली है ऐच्छिक चकबंदी, जो अपनी इच्छा से करवाए। दूसरी अनिवार्य चकबंदी, जब ऐसे कोई आपका सड़क आपके खेत में जा रहा हो तो आपका चक उठा करके कहीं अलग दे देते हैं आपको, ठीक है, या कोई विकास कार्य हो रहा हो तो अनिवार्य होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृषि क्षेत्र में लागू करने की 4 कठिनाइयां। देखिए, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होने के मार्ग में बाधाएं निम्नवत है। पहली तो ये कि कृषि श्रमिकों में संगठन का अभाव है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषकों और श्रमिकों में शिक्षा की कमी भी है। तीसरी बात है, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और कृषि श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर जो है वो निम्न है, जिसकी वजह से नियोजित निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में असमर्थ हो जाते हैं। चौथी बात, कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है अलग अलग जगहों पर। तमाम सारी चीजें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न, कृषि श्रमिकों की 4 समस्याएं लिखें। तो कृषि श्रमिकों की कई समस्याएं हैं। पहली बात तो रोजगार की स्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियां और गरीबी, सीमित श्रम, ये सब कृषि श्रमिकों की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न, नियमित मंडियों की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। नियंत्रित मंडियों, देखिए अनियंत्रित मंडियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए नियंत्रित मंडियों की व्यवस्था की गई। कृषकों की मध्यस्थों के शोषण से रक्षा करने के लिए भी की गई। इसके अलावा विपणन व्यवस्था को दक्ष बनाना, ताकि कृषकों को उनके उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त हो सके और उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक प्रकार से व्यवस्था की जाने के लिए नियंत्रित मंडियों की व्यवस्था की, ताकि मंडी में क्या होता है, रेट फिक्स होता है कि हर मंडी में इतना रेट रहेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नियंत्रित मंडियों की 2 लाभ बताएं। देखिए, अपने उत्पाद को नियंत्रित मंडियों में बेचने से कृषकों को कई लाभ होते हैं। पहली बात तो ये, मंडी के व्यापारी मंडी के नियमों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, अतः यहाँ कृषकों का व्यापारियों के द्वारा शोषण नहीं हो पाता। कृषक जाते हैं मंडियों में, कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ पर आप आढ़तिया होते हैं, आढ़तिया पर आप जाकर के रखते हैं अपना, ऐसे आलू बोया, आलू आपने बैगन बोया तो बैगन आप जाकर के आढ़त पर रख देंगे। व्यापारी लोग उसको आढ़त से खरीद लेंगे, आढ़त को 1-2 रुपए आपको देना पड़ेगा और एकदम रेट फिक्स होता है भाई, जिस मंडी का रेट अलग अलग बाजारों में सब फिट हो जाता है, कितना रेट होना है। नियंत्रित मंडी में वस्तुओं की बिक्री खुली नीलामी पद्धति के द्वारा प्रतियोगिता के अंतर्गत की जाती है। भाई अगर कोई तुम नहीं खरीद रहे, कोई दूसरा खरीद रहा है, तो इस तरीके से चीज चल रही है। तुम्हारा सामान है तो बगल में दूसरे का सामान भी, तुम महंगा दोगे तो दूसरे का लोग खरीद लेंगे, जिससे कृषकों को अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मंडी समितियों के 4 कार्य लिखिए। मंडी समितियों के 4 कार्य। देखिए, मंडी समितियों के कई कार्य हैं। मंडी समितियों के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला काम, मुख्य और गौड़ मंडी प्रबंध करना। दूसरा, मंडी में विभिन्न विपणन सेवाओं के लिए लागत दर नियत करना। कृषि उत्पादों में होने वाले अपमिश्रण को रोकने की व्यवस्था करना। कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण और मानकीकरण की मंडी में व्यवस्था करना। ये सारे काम जो होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, मंडी समितियों के द्वारा ही होते हैं। मंडी समितियां ही ये सारे काम करती हैं। बेरोजगारी की अवधारणा बताइए। देखिए, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए जिन अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही बेरोजगारी का अनुसार मतलब यही कहा जाता है। ठीक है, अवधारणा ही कहा जाता है। क्लियर। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और दैनिक स्थिति बेरोजगारी, ये भाई बेरोजगारी की अवधारणाएं होती हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेरोजगारी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
देखिए, बेरोजगारी का स्वरूप। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक अथवा ढांचागत बेरोजगारी है। वर्ष 1991 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या में लगभग 2.1% प्रतिवर्ष की तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही बेरोजगारी की। इसके फलस्वरूप श्रम बाजार में नौकरी की तलाश करने वाली संख्या जो है लेकिन लगातार बढ़ती बढ़ती जा रही है। लोग नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, नौकरी करने के लिए उनकी क्षमता है, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिलती है। परंतु धीमी आर्थिक वृद्धि के चलते रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि हो पाई है। अतः एक योजना से दूसरी योजना में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस बेरोजगारी का स्वरूप ऐसा है कि इसे दूर से करने के लिए अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका वीडियो का, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक क्या है, अर्थ क्या अर्थ है बताएं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के द्वारा कृषि श्रमिक का क्या अर्थ है? देखिए, कृषि श्रमिक वह होते हैं जो मूलतः अकुशल और असंगठित है, मतलब जिनके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है और ना ही एक प्रकार से इकट्ठा है, जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग और कुछ नहीं होता। इस तरह से श्रमिक की आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर डिपेंड करता है और इस तरीके से वो आय अपनी बस केवल खेतों पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। आपको अगर इंडियन इकोनॉमी देखें, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका भी आपको वीडियो में मैंने दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा और इसको भी, इससे पहले वाला। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए को करिकुलर से लेकर के सारे सब्जेक्ट का 9161936062 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। 100 रुपए फीस रखी गई है। आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के लिए करके भेज दीजिएगा। तो मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवा दी जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। अगर आपको एक ही यानी इकोनॉमिक्स का ही केवल चाहिए, क्या केवल एक ही सब्जेक्ट का चाहिए, तो उसके लिए 50 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। ठीक है, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ या फिर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो 100 रुपए फीस लगेगी। एक सब्जेक्ट का मिलेगा तो उसमें ग्रुप ज्वाइन नहीं होगा। वैसे ग्रुप ज्वाइन का आप 6 सेमेस्टर हो ही चुका है आपका। जो बच्चे एक प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, एक आध दो सब्जेक्ट बचा हो तो वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।